उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का आज निधन हो गया। चंदन रामदास पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और आज अचानक से चंदन रामदास की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां पर नाजुक हालत में चंदन रामदास को आईसीयू में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज के दौरान निधन हो गया। मंत्री चंदन रामदास के निधन पर मुख्यमंत्री ने भी शोक जताया है और राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। 65 साल के चंदन रामदास लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे। कल सुबह 9 बजे अंतिम दर्शन के साथ 11 बजे सरयू घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के कई मंत्री नेता शामिल होंगे। कल बागेश्वर में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और प्रदेश सरकार के सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। रामदास जी, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका आकस्मिक निधन का समाचार मिला है। हम सब के लिए दुखद है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए दुखद है। चंदन रामदास जी हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए, समाज में पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए लगातार संपूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी चंदन रामदास के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने चंदन रामदास के निधन का समाचार जब मिला तो उन्होंने कहा काफी दुख पहुंचा। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, उनसे काफी अपेक्षाएं थी। वो एक अच्छे मंत्री थे, सबसे बड़ी बात की वो एक अच्छे इंसान भी थे। तमाम बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई। सुनिए। निधन का समाचार अत्यधिक दुखद है, कुछ आकस्मिक भी है। कुछ दिन पहले मेरी भेंट हुई थी, कह रहा था मैं बहुत ठीक हूँ, और एक बहुत ऐसे व्यक्ति थे जिससे बड़ी अपेक्षाएं थी। सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव था उनका, और मंत्री के रूप में भी एक अच्छे मंत्री थे। परिवहन मंत्री चंदन रामदास के निधन पर विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी ने भी शोक जताया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चंदन रामदास के जाने को अपूरणीय क्षति बताया। नेता थे, प्रदेश के बड़े नेता थे। हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। पर्सनली मैं उनको पिछले 5-7 साल से जानती थी। नए विधायक होने पर मैं उनके पास अक्सर कुछ सीखने जाती थी, तो बड़े प्रेम से, प्यार से वो मुझे चीजें बताते थे, मदद करते थे, तत्पर रहते थे मदद करने में। कई बार उनके आवास पर भी मैं बागेश्वर पहुंची हूं। आज उनके निधन के बारे में सुनकर मैं बहुत दुखी। जिनके मन के अंदर गरीबों की सेवा करना, गरीबों का सोचना, ये लक्ष्य रहता था। अस्वस्थ थे, लेकिन कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक था और उन्होंने पार्टी के सभी कार्यक्रमों में, सरकार के कार्यक्रमों में अपना आना जाना प्रारंभ किया था। विश्वास भी नहीं होता कि आज हमारे मध्य नहीं है। और बार बार उत्तराखंडियत की बात करने वाले कांग्रेस नेता हरीश रावत अब इसी नाम से किताब लॉन्च करने वाले हैं। पर हरीश रावत कुछ करें और उस पर सियासत ना हो, ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट देखिए। कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। इसी लाइन पर कोदा झंगोरा, काफल, माल्टा की मार्केटिंग करने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंडियत पर किताब लिखी है। शुक्रवार को किताब की लॉन्चिंग का बड़ा प्रोग्राम देहरादून में होगा, लेकिन जिस जगह पर ये प्रोग्राम रखा गया है वो वेन्यू हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो क्या उत्तराखंडियत पर किताब लॉन्च का बड़ा प्रोग्राम करके हरीश रावत लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकना चाहते हैं, या वाकई उन्हें उत्तराखंड की चिंता है? हमने इस हिसाब से सोचा ही नहीं। हमको तो कोई जगह चाहिए थी और उन्होंने दे दी। होटल में करते होता, राजनीतिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आ जाएं तो अव्यवस्था फैलती है होटलों में। तो मुझे लगा कि किसी होटल वाले से कहना मुनासिब नहीं रहेगा, इसलिए हमने वहां छाटा। लेकिन उसकी लोकेशन कहाँ, इस हिसाब से नहीं छाटा। हरीश रावत ने उत्तराखंडियत पर किताब लिख डाली। ये बात पहले कांग्रेस में और अब बीजेपी नेता किशोर उपाध्याय के गले नहीं उतर रही है।
सोशल मीडिया पोस्ट में किशोर उपाध्याय ने लिखा कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि हरीश रावत की उत्तराखंडियत को जनता चुनाव में जवाब दे चुकी है। उत्तराखंडियत खाली ये नहीं है कि कोदा है, झंगोरा है और जो है वो मंडवा है, उसको खाते रहो चबाते रहो, वो नहीं है उत्तराखंडियत। और जब मैंने ये शब्द कहा तो जिन सज्जन की आप बात कर रहे हैं उनको तो ये समझ भी नहीं आ रही है, तो उन्होंने पूछा कि भाई जो है वो है क्या उत्तराखंडियत। ये मुझे तो लगता है कि आज भी उत्तराखंडियत को नहीं समझते। देखिए, वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम करते ही रहते हैं जब उनको लगता है कि भाई कभी संतों के बीच में, अन्य लोगों के बीच में। तो उत्तराखंडियत तो पिछले चुनाव में लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने उसका कहीं न कहीं एक तरह से मैं कहूं कि जवाब दिया ही था। पूर्व सीएम हरीश रावत की किताब में आखिर क्या खास बात है, ये 28 अप्रैल को पता चलेगा। पर हरीश रावत का कहना है कि बात सब तक पहुँचे, इसीलिए किताब की कीमत सिर्फ 200 रुपए रखी गई है। लेकिन उत्तराखंडियत टाइटल को लेकर हरीश रावत बुक लॉन्च से पहले ही विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे हुए रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में एक बाघ जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया और अचानक कई गाड़ियों पर हमला करने लगा। इसके बाद वन विभाग ने एक टीम इस सड़क पर गश्त के लिए लगा दी है, जिससे बाघ जंगल से बाहर ना आ सके और लोगों पर हमला ना कर सके। जंगल से अचानक बाघ निकला और आक्रामक हो गया, वहां से निकल रही गाड़ियों पर हमले की कोशिश करने लगा। इस दौरान जिप्सी में बैठे पर्यटकों ने इसका वीडियो बना लिया और बाद में बाघ जंगल की ओर निकल गया। डरो मत, डरो मत। और हल्द्वानी में बिजली विभाग की लापरवाही एक कर्मचारी की जिंदगी पर भारी पड़ गई। बरेली रोड पर लाइन रिपेयरिंग का कार्य कर रहे कर्मचारी को अचानक से करंट लग गया और वो बिजली के पोल से नीचे झूलने लग गया। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से कर्मचारी को बचाया जा सका, जिसे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि लाइन रिपेयरिंग से पहले कॉन्ट्रैक्टर ने शटडाउन ले रखा था, लेकिन इसके बावजूद लाइन में करंट कैसे दौड़ने लग गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। न्यूजीलैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कोटद्वार के युवक से 6 लाख रुपए ठगे थे, जिसके बाद पीड़ित युवक ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की। पुलिस ने आरोपी को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी चंडीगढ़ का रहने वाला था। द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो अभियुक्त था उसको ट्रेस आउट करने के लिए लगातार हमारे द्वारा प्रयास किए गए। उसके बाद एक टीम गठित की गई और हमारी टीम द्वारा कल उसे शिमला से जो है गिरफ्तार किया गया। अब आपका पैसा बैंकों में भी सेफ नहीं है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देहरादून की कोतवाली में एक ऐसा मामला देखने को मिला है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। नगर निगम परिसर स्थित यूनियन बैंक शाखा के प्रबंधक ने ग्राहकों का पैसा अपनी पत्नी समेत परिवार वालों के अकाउंट में डाल दिए हैं। ऐसे आरोप बैंक मैनेजर पर लगे हैं। वहीं पर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 32 लाख का गबन का मामला सामने आया है। बैंक प्रबंधन को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। उसने आखिर कितने खातों में ये राशि भेजी है, अब ये बड़ा सवाल है। देखिए, इसमें जो कंप्लेंट है उसमें ये बताया गया है कि उस कर्मचारी एक्यूज्ड द्वारा जो है जो पैसा है वो अपनी पत्नी और बाकी परिवारजनों के अकाउंट में पैसा डाला गया था। बाकी ये इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें अभी क्लियर होंगी। और अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे टप्पेबाज घूम रहे हैं जो आपको बातों में उलझाकर आपका सामान चोरी कर लेंगे। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने बुधवार को ऐसे 11 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है जो गंगा घाट पर यात्रियों को बातों में उलझा देते थे और फिर उनका सामान लेकर नकदी लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 17 मोबाइल, 1,08,700 रुपए भी बरामद किए। सभी आरोपी यूपी के गोंडा जिले के रहने वाले बताए।
इनके पास से 17 मोबाइल फ़ोन, 1,08,700 रुपया नगद इनसे बरामद हुआ है। और इसके साथ साथ इनके पास से एक लेदर पर्स और एक आधार कार्ड भी इनसे बरामद हुआ है। और वहीं रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के कोसी रेंज में एक हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। हाथी की मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वन विभाग का कहना है कि हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर हाथी की मौत की वजह क्या रही। तो वहीं वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच आने का खतरा जताया गया है और DGRI चंडीगढ़ की ओर से 4 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में एवलांच की चेतावनी दी गई है। जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग उत्तरकाशी की ओर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया, जिसे देखते हुए गोमुख ट्रैक समेत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर रोक लगा दी गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अवलांच के संबंध में अलर्ट जारी किया गया है। वो लगभग विगत 3-4 दिनों से लगातार शाम के मौसम ऐसे ही रहता है और आगे वाले टाइम में भी इसी टाइप से आशंका व्यक्त की गई है, जिसको देखते हुए सभी संबंधितों को उनका अलर्ट फॉरवर्ड किया गया और वन विभाग इनको भी अवगत कराया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और अब अच्छी खबर कि भगवान बद्री विशाल के कपाट गुरुवार को सुबह 7:10 पर खोल दिए जाएंगे। वहीं कपाट खोलने की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा के साथ दूसरी व्यवस्थाएं भी परखी जा रही हैं। सबसे पहले सुबह 6:30 बजे रावल और अन्य पुजारी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और उसके बाद दक्षिण द्वार से कुबेर बद्री विशाल मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे और फिर शुभ मुहूर्त पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। कि भगवान के पावन कपाट 7:10 पर सभी के लिए खोले जाएंगे और मुहूर्त से पूर्व की परंपरा अनुसार जो व्यवस्थाएं हैं वो संपादित की जाती हैं। उसके लिए पहले कुबेर जी को और दक्षिण द्वार से प्रवेश करवाया। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट बुधवार को सुबह 10:50 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के पावन अवसर पर फूलों से भगवान तुंगनाथ समेत सहायक मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया था। कपाट खुलने के बाद तुंगनाथ धाम श्रद्धालुओं की जयकारों से गूंज उठा। तुंगनाथ धाम में शंकर भगवान की भुजाओं की पूजा होती है। शीतकाल में भगवान शंकर की पूजा मक्कू मठ स्थित मरकटेश्वर मंदिर में होती है, जबकि ग्रीष्मकाल में तुंगनाथ धाम में होती है। कपाट आज लग्नानुसार समयानुसार आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और इस अवसर पर दूर दूर से आए भक्तों की संख्या 300 से अधिक भक्त आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मैं भगवान तुंगनाथ से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता हूँ। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बड़ी संख्या में यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पिछले 4 दिन में 50,000 से ज्यादा यात्री दोनों धामों के दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 26,130 और गंगोत्री में 24,483 तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। 4 धाम यात्रा में यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या को देखकर जिला प्रशासन भी काफी उत्साहित है। जी, यात्रा में जो शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत हुई है। निश्चित ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और उत्तरकाशी प्रशासन भी सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता है और हम उनकी सुगम सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं। चारधाम यात्रा में यात्रियों का जोश देखते ही बन रहा है। भारी तादाद में श्रद्धालु चारों धामों में पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। वहीं संतों ने चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की है। सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है और मौसम को देखते हुए यात्रा करने की अपील की गई है। यात्रियों से मेरी बारंबार अपील है
कि जो सरकार के मापदंड हैं उनके अनुकूल अपनी व्यवस्था बना करके हरिद्वार आकर के रजिस्ट्रेशन करा कर आगे का प्रस्थान करें, जिससे आपको दिक्कत ना हो, सरकार को भी दिक्कत ना हो। और वहीं केदारनाथ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि इस बार ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है और अभी तक 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में दर्शन किए हैं और बद्रीनाथ में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो लगातार बढ़ रहा है और कल बाबा बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, वहां भी यात्रा पूरे अपने चरण पर चलेगी और हमें पूरा विश्वास है कि भगवान बाबा बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से और हमारे चारों धामों की कृपा से इस बार भी यात्रा गत वर्षों के जैसे ही हर्षोल्लास से होगी और सब पर बाबा कृपा करेंगे, सब पर हमारे धाम कृपा करेंगे। तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी तादाद में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा के लिए अपने अपने प्रांतों से निकले हैं। ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले यात्रियों को 3 धाम के रजिस्ट्रेशन तो अभी मिल रहे हैं, लेकिन केदारनाथ धाम का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिससे तीर्थयात्रियों में निराशा है। वहाँ पे लगातार जो नाथ की स्थिति है, खास करके वहाँ पर जैसे भारी बर्फबारी और मौसम खराब होने के कारण अभी फिलहाल केदारनाथ के पंजीकरण अग्रिम आदेश तक के रोक दिए गए हैं। शेष 3 धामों के जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ के पंजीकरण जारी हैं और तीनों धाम के लिए लोग पंजीकरण करवा के यात्रा के लिए निकल रहे हैं। भेज रहे हैं केदारनाथ जाना है मेरे को। क्या बोल रहे हैं जी? बोल क्या रहे हैं कि पहले मतलब 4 दिन बाद मिलेगा ये रजिस्ट्रेशन, जो मतलब अभी कराएंगे तो 4 दिन बाद जाना होगा। तो इंतजार करेंगे आप चंडीगढ़ से? अब देखते हैं क्या करते हैं, इंतजार तो नहीं करेंगे फिलहाल। और सुगम चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने बड़े बड़े दावे तो किए, लेकिन दावों के पोल की यात्रा शुरुआत में ही खुलने लग गई है। केदारनाथ यात्रा में कुंड से सोनप्रयाग तक कई ऐसी जगह हैं जहां पर सड़क खतरनाक बनी हुई है, जिसकी वजह से यात्रियों को खतरा है और जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो कुंड से सोनप्रयाग तक रोड काफी खतरनाक है, जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। लगातार यात्री पहुंच रहे हैं दर्शन करने, लेकिन बावजूद इसके अगर इसी तरह के हालात रहें तो एक्सीडेंट का खतरा भी हो सकता है और जाम की स्थिति भी बहुत ज्यादा बन जाती है। ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि इस रोड को बनवाया जाए। यात्रा रूट पर यात्रियों को परेशानी ना हो सके, इसको लेकर प्रशासन को अब जरूरी है इस पर ध्यान देने की। प्रशासन के दावे हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन के दावे धरातल पर किस तरीके से उतरते हैं, इन तस्वीरों से आप साफ तौर पर देख सकते हैं। प्रशासन ने लाख दावे किए थे कि यात्रा से पहले वो हर प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी कर लेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसे ही कई पैच अभी चारधाम यात्रा में सड़कों के देखने को मिल रहे हैं, जहां की प्रशासन के दावे बिल्कुल ही फेल होते हुए दिख रहे हैं। हल्की बरसात भी यहाँ पे किस तरीके का ये पूरा ब्लॉक कर सकती है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। अभी भले यात्रा की शुरुआत है, लेकिन लोगों को घंटों घंटों इस इलाके में जाम से जूझना पड़ रहा है। अभी हम खड़े हैं गुप्त काशी से कुंड के रास्ते में और आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की इतनी लंबी कतार, करीब आधा घंटे से ज्यादा ये लोग अभी इस जाम में फंसे थे। यानी कि प्रशासन के जो दावे थे शायद कागजों में ही देखने को मिले, धरातल पर प्रशासन उन दावों को कब उतारेगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्तवा, न्यूज 18 गुप्त काशी। पिथौरागढ़ में एक इंटर कॉलेज ऐसा है जहां पर नाम मात्र के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 16 परमानेंट टीचर्स सहित कुल 18 का स्टाफ तैनात है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के करीब पीपल कोट इंटर कॉलेज। एक दौर था जब इस इंटर कॉलेज में छात्रों का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ अन्य सरकारी स्कूलों की तरह यहाँ भी छात्र संख्या में लगातार कमी आई है। इस कॉलेज में सिर्फ 54 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि उन्हें पढ़ाने के लिए 18 टीचर्स की फौज तैनात की गई है। और ये संख्या भी तब है जब नए सत्र में 9 छात्रों ने एडमिशन लिया है। 54 बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं और इस सत्र में 9 बच्चों का यहाँ एडमिशन हुआ है। कक्षा 6 में 2 बच्चे, 7 में 2 बच्चों का, 9 में 4 बच्चों का और 10 में 1 बच्चों का।
पीपलकोट इंटर कॉलेज में जहां 3 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक टीचर तैनात है, वहीं दुर्गम इलाकों में दर्जनों स्कूल ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक टीचर के सहारे सालों से चल रहे हैं। ऐसे स्कूल सबसे ज्यादा धारचूला और मुनस्यारी में हैं। पूरा सुगम का विद्यालय है और पूरा स्टाफ है। इसके अतिरिक्त और भी हमारे ऐसे हैं विद्यालय जो सुगम क्षेत्र में, जहां पर छात्र संख्या कम है और स्टाफ पूरा है। लेकिन दुर्गम में ये प्रॉब्लम है। धारचूला मुनस्यारी जो ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय है, जहां पर छात्र संख्या हमारी बहुत सारी है, लेकिन मैन पावर की कमी है। ये सही है कि बीते कुछ सालों में नए स्कूल खुलने के साथ ही प्राइवेट स्कूलों की भी बाढ़ सी आ गई है। बावजूद इसके सरकारी स्कूलों में लगातार कम होती छात्र संख्या कई सवाल भी खड़े कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के कामकाज से नाखुश साधु संतों ने अब हरिद्वार लोकसभा चुनावों में संतों को टिकट देने की मांग कर दी है। भारत साधु समाज और हिंदू रक्षा सेना के जुड़े संतों ने कहा है कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र है और तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा बने रहने के लिए संतों को ही यहाँ का लोकसभा प्रतिनिधि होना चाहिए और इसीलिए वो सभी राजनीतिक दलों से ये अपील भी करते नजर आ रहे हैं कि सभी दल किसी संत को ही चुनावी मैदान में उतारे। वहीं साधु संतों ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर राजनीतिक दल संत को टिकट नहीं देते हैं तो सभी संत मिलकर अपने किसी कैंडिडेट को चुनकर निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। फिर संत समाज अपना एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उतारेंगे। अभी समय है, इसीलिए हमने सभी पार्टियों को आग्रह किया है कि सभी पार्टियां, चाहे कोई भी दल हो, वो संसद को के रूप में संत को उतारे। और अगर उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सोचा कि केवल हम वोट लेंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो फिर सभी संत सामूहिक रूप से बैठेंगे और कोई अपना प्रत्याशी तय करेंगे। और न्यूज़ 18 की एक अहम खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। दरअसल मदरसे के अंदर ओवरहेड टैंक बनाने के मामले को लेकर एमडीडीए ने संज्ञान ले लिया है और बिना नक्शा निर्माण पर संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है। सहसपुर में पौंधी नदी के किनारे यह मदरसा बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड में रेंजरों का चार्ज डिप्टी रेंजर को देने के मामले में हाई कोर्ट में फॉरेस्ट चीफ विनोद सिंपल ने पेश हुए हैं और इस दौरान फॉरेस्ट चीफ ने कहा है कि जब ये जियो जारी हुआ तब वो फॉरेस्ट चीफ नहीं थे, लेकिन कोर्ट ने इस पर सख्त रुख इख्तियार किया और पूछा कि अब तक क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके जवाब के लिए फॉरेस्ट चीफ ने कोर्ट से 2 हफ्तों का वक्त भी लिया। कोर्ट ने कहा कि या तो आदेश का पालन करें या फिर 15 जून को कोर्ट में एक बार फिर से पेश हों। जब कोर्ट ने उनसे कहा कि वह एक स्पष्ट समय सीमा दें कि कब तक ये काम हो पाएगा, तब उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया कि 2 सप्ताह के भीतर जो है पीसीसीएफ ये इंश्योर करेंगे कि जिन भी उच्च अधिकारियों ने ये गलत चार्ज दिया वो इसकी एक सूची बना देंगे। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।